गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए सेशन 2022-23 है। विषय आपका हिंदी। तो उसका आज हम अभ्यास प्रश्न यानी मिड टर्म का एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर देखेंगे। 80 मार्क्स का पेपर आपका 3 घंटे का। तो सबसे पहले यहाँ पे खंड आ और बा में विभाजित है। खंड आ में आपको 49 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं। खंड बा में आपको उसमें प्रश्न पूछे गए और आपको आंतरिक विकल्प दे रखा है। दोनों खंडों के प्रश्न को आपको करने हैं और खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमश दीजिए, यानी इस लाइन से दीजिए, ये आपको बोला गया है। पहला खंड आ है, अपठित अंश है। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। यह समस्या विश्वव्यापी है। काल कारखानों, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि सारे कल कारखाने बंद कर दिए जाए या सभी वाहनों को रोक दिया जाए। हम पुनः पाषाण काल में लौट जाएं और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। समस्या का हल विकास को रोकने में नहीं, बल्कि युक्ति संगत उपाय खोजने में है। प्रकृति से तालमेल बनाकर, धरा को हरा भरा रखकर, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करके पर्यावरण का संरक्षण भी करना है हमें। पर्यावरण हमारा पालन करता है और जीवनहार भी है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क, बाग बगीचे, शहर हृदय स्वरूप। प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाएं, जहाँ गंदगी हो वहाँ साफ सफाई करें। अधिक वृक्ष लगाएं और अन्य भी लोगों को जागरूक करें। हमारे सामूहिक प्रयास से ही समस्या सुलझ सकती है। अब पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की चिंता के क्या कारण थे? मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों के कारण, प्रकृति से छेड़छाड़, बढ़ती वाहनों की संख्या, ये पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई। तो विज्ञानों की जो खोज की, तो उन्होंने प्रदूषण को एकमात्र कारण पाया। तो इसमें प्रदूषण वाला ऑप्शन नहीं लिखा, पर मौसम में वो चिंता का कारण उनका मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों का फैलना ही था। दूसरा प्रश्न है, प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? प्रकृति से छेड़छाड़, या बढ़ते वाहनों की संख्या, या पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई? तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। वैज्ञानिकों ने मौसम में बदलाव व भीषण बीमारियों को फैलने का क्या कारण पाया? बाढ़, प्रदूषण, भूकंप या ओलावृष्टि? तो प्रदूषण। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किसके प्रयासरत है? मौसम में बदलाव रोकने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए, बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए, या पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई? तो हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासरत है। तो यहाँ पे प्रदूषण आ जाएगा, प्रदूषण को रोकने के लिए। सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें, सभी जानवर मिलकर कोशिश करें, सभी पेड़ पौधे मिलकर कोशिश करें, सभी कल कारखाने मिलकर कोशिश करें। तो इसमें सभी नागरिक मिलकर कोशिश करें का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। अब इसमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है या पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करना है। कर नहीं सकते कभी मुंह से कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोचो या एक बार। कर सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसके करने में भला तुम हो क्यों लाचार। हो मत हो पर दीजिए कभी ना हिम्मत हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी जी पर मत लाओ। सुस्त निगम में पड़े रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। देखो उनके लक्षण जो ऐसा बकते हैं, और फिर कैसे कहते हो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो जल में नहीं घुसे तैरना उसको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उसको चलना कौन सिखावे। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कहकर सदा रहो खुशहाल। तो ये बहुत अच्छी थी। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम। कभी मुंह में क्या नहीं कहने की बात करते हैं। मुंह से क्या नहीं करना कि कह नहीं सकते, देख नहीं सकते, कर नहीं सकते या सुन नहीं सकते। तो वो कर नहीं सकते, ग ऑप्शन। नेक्स्ट है, कर नहीं सकते ऐसी बात कौन कहते हैं?
मेहनती, भाग्यवती, निकम्मे या कर्मवादी? तो निकम्मे, इसमें भी ग ऑप्शन। कवि क्या सोचने के लिए कहते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते या कौन नहीं कर सकते? तो वो क्यों नहीं कर सकते सोचने के लिए कहते हैं। तैरना सीखने के लिए क्या करना होगा? कपड़े तैयार करने होंगे, नदी या तालाब के पास जाना होगा, जल में उतरना होगा या सिखाने वाला ढूंढना होगा? तो ऑफकोर्स ग, जल में उतरना होगा। क्या कहकर आप सदा खुशहाल रह सकते हैं? निश्चय नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स निश्चय कर सकते हैं। इसका अथवा का भी है, पहले आप हम इसे पढ़ेंगे फिर अथवा का क्वेश्चन करेंगे। है जन्म लेते हैं जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चांद चमकता, चांद भी एक ही सी चांदनी है डाकता। मैं उन पर बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यही दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद पर काटा किसी की अंगुलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन प्यारी डूबी तितलियों पर कतर भंवर का भेद देता शाम तन, फूल देकर तितलियों की गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देती कली का जी खिला। है खटखटा एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह खुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब इसी में प्रश्न है, किसी की उंगलियां कौन छेद देता है? फूल, कांटा, तितलियां या भौरे? तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ था किसी की जो उंगलियां वो भंवर छाट देता था, तो भौरे आ जाएगा। भंवरे का शरीर किस रंग का होता है? सफ़ेद, पीला, काला या लाल? तो ऑफकोर्स काला होता है। तितलियों को गोद में कौन लेती हैं? तो तितलियों को गोद में यहाँ पे लिखा था फूल लेती हैं, तो यहाँ पे आपका फूल आ जाएगा। फूल भंवरे को क्या पिलाता है? रस पिलाता है। फूल और कांटा किसके प्रतीक हैं? पाप और पुण्य के, धूप और छाँव के, सज्जन और दुर्जन के, धर्म और धर्म के। तो फूल और कांटा पाप और पुण्य के प्रतीक हैं, का इसका आंसर हो जाएगा। फिर है यहाँ पे आपके व्याकरण स्टार्ट हो गए, जो कि 16 मार्क्स के हैं। इनमें कोई 4 ही करने, बट मैं आपको 5 करवाऊंगी। वह बाजार गया और केले ले आया। रचना के आधार पर वाक्य भेद कैसा है? वाक्य हमारा संयुक्त वाक्य है, तो इसमें आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि 2 वाक्य एक दूसरे के साथ मिक्स हैं। नेक्स्ट है सेकंड, निम्नलिखित में से मिक्स्ड वाक्य क्या है? तो मिक्स्ड वाक्य इसमें आप देखिए, मिक्स्ड वाक्य में ना थोड़ी एडवाइस जैसी होती है, जिसमें उपमेय के ऊपर वो होता है, तो इसमें कठोर होकर भी रिश्रह दे बनो, ये हमारा मिक्स्ड वाक्य है। नेक्स्ट, क्योंकि ये तो हमारा संयुक्त हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल यानी और ये भी हमारा जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं वह सदा सुखी होते हैं, तो इसमें आपका वैसे तो खा ऑप्शन भी करेक्ट है, तो आप इसमें खा पे भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो खाई पे टिक करेंगे। अपने कठिन परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिक्स्ड वाक्य क्या होगा? तो इस वाक्य का मिक्स्ड वाक्य अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा, आपके कठिन परिश्रम ने आपको उत्तीर्ण करा दिया, तो इसमें ख ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ है, मैंने देखा कि एक सांप रेंगते हुए घास में छिप गया। एक सांप रेंगते हुए घास में, इसमें उपवाक्य का भेद बताना है, तो ये संज्ञा आक्षित उपवाक्य है, संज्ञा पे आक्षित है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संयुक्त भाव्य वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य है इसमें संयुक्त यानी 2 वाक्यों का मेल, तो इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, उसने समझाया था मैंने नहीं समझा, ये 2 अलग अलग वाक्य और इनको मेल बना दिया, तो ग ऑप्शन इसमें हो जाएगा। फिर है वाच्य, इन निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए, तो वाक्य का वाच्य इसमें मैंने पत्र लिखा, तो ये कर्मवाच्य है। उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, उपयुक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, तो उन्होंने सारे प्रश्न हल कर दिए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, उनके द्वारा प्रश्न हल कर दिया गया, तो घ ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, मैं हंस नहीं सकता, उपयुक्त वाक्य को भाववाच्य में लिखिए, तो मुझे हंसना नहीं आता। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य वाला छाटिए, तो कृतवाच्य वाला छाटना आपको इसमें आप देखिए, सुमिता के द्वारा कविता पढ़ी जाती है, तो ये हमारा कृतवाच्य का उदाहरण हो जाएगा। भाववाच्य का उदाहरण है, भाववाच्य का उदाहरण मैंने से कौन सा रहेगा, आज घूमने चलें, तो इसमें
ख ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे पद दे रखे हैं, इनका पद परिचय लिखना है, पद परिचय टिक करना है। वह लोग कल शिमला जा रहे हैं, निम्नलिखित पद परिचय यानी इसका पद का परिचय बताना है। तो शिमला क्या है, शिमला हमारी आप देखिए एक व्यक्तिवाचक संख्या है, एक वचन है, पुल्लिंग भी है और कर्मकारक भी है, तो इसमें ग ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाकी ये तीनों व्यक्तिवाचक ही हैं, एक वचन भी है, पुल्लिंग भी है, पर ये यहाँ पे अंतर है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। रमा कलम से स्केच बनाती है, रेखांकित पद का परिचय। तो कलम का हमें बताना है, कलम कैसा होता है, कलम हमारा होता है कलम हमारा व्यक्तिवाचक में आ जाता है, नहीं सॉरी, कलम हमारा जातिवाचक ही होता है, एक वचन ही होता है, पुल्लिंग ही होता है, और कलम हमारा जो है वो कर्म होता है। तो यहाँ पे आपका क ऑप्शन करेक्ट है। वह लोग आ गए, रेखांकित पद का परिचय, तो वह लोग आ गए, आ गए में आपका क्या हो जाएगा, वह लोग क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम का ये हमारा पुरुषवाचक है पर बहुवचन में नहीं है ये। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो इसमें हमारा घा सर्वनाम पुरुषवाचक भी है, बहुवचन भी है और अन्य पुरुष कर्ता कारक है, तो घा ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, गंगा विश्व की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, रेखांकित पद में गंगा के बारे में बताना है हमें। तो गंगा हमारी व्यक्तिवाचक संख्या है, हाँ, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और हमारा कर्ता कारक है, तो इसमें ग ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला, रेखांकित पद का परिचय भी लिखना है। तो शाबाश तुमने क्या है, सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, बहुवचन है, मध्यम पुरुष है और कर्ता कारक, तो इसमें ख ऑप्शन आ जाएगा। अब कोई चार करना है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, रेखांकित पद में आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए ता की प्रवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पाहुन जियो आए हो गांव के शहर में, यहाँ पे जनु जानू टाइप में जियो है, तो जियो हमारा किस में आता है, उत्प्रेक्षा में आता है, तो खा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, प्रकृति मानो हंस रही है, इसमें अलंकार की पहचान करनी है, प्रकृति मानो हंस रही है, तो इसमें आप देखिए बड़ा चढ़ा के बोला गया है, और इसमें अगर हम देखें तो एक वस्तु प्रणाली को दूसरे में प्रस्तुत किया गया है। हंस कैसे रहा, प्रकृति, जैसे अगर हम और एग्जांपल लेते तो मैं तो चंद खिलौना लाया, यानी चांद जैसा खिलौना, प्रकृति मानो हंस रही है, तो इसमें हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, तो घ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, खिलखिला रही थी कलियां सारी, इसमें आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण क्यों होगा, क्योंकि इसमें पेड़ पौधों से रिलेटेड है, खिलखिला रही थी कलियां सारी, ठहाके लगा रहा था परिवेश। नेक्स्ट है, व्रज सा देह था उसका, टुकराते ही टूटा पहाड़, अलंकार की पहचान करनी है इसमें भी, तो ये हमारा अतिशयोक्ति है, देह हमारा व्रज सा नहीं हो सकता, मतलब बढ़ा चढ़ा के बोला गया। अब यहाँ पे इसे पढ़ना है और क्वेश्चंस के आंसर करना है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा, मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मड़ियल सा लंगड़ा आदमी, सर पर गांधी टोपी और कांधों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संगुची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए, अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक दुकान के सहारे अपने पास टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुनिया भी कर नहीं फेरी लगता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा चश्मा भी नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्तियों की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। इतना सेंटेंस हमें दे रखा है, आगे देखते हैं। हालदार साहब की दृष्टि में कौन देशभक्त था, कैप्टन था।
एक बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब की मूर्ति में अंतर क्या दिखाई दिया? मूर्ति टूटी पड़ी हुई थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति गंदी थी या कोई नहीं? तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, ख ऑप्शन। चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? तो चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में घृणा तो नहीं थी, उत्साह नहीं था, उपहास भी नहीं था, मित्र तो उपहास था, उसमें मजाक बना रहा था उसका। कैप्टन के अंदर किस गुण की प्रधानता थी? देशभक्ति, स्वार्थ, प्रेम या व्यापार? तो देशभक्ति। गद्यांश में नेताजी से आशय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह? तो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, सही विकल्प चुन के लिखिए। बाल गोविंद भगत की आयु 50 के करीब थी, 60 के करीब थी, 70 के करीब थी, 80 के करीब थी? तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। बाल गोविंद भगत का प्रभाती गाना कब शुरू करते थे वो आप पे टिक करना है। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, पद्यांश को पढ़कर सही विकल्प का लिखिए। बीएससी लखुन बोले वृद्धवानी, अहो मुनिसि महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहा को मड़िया कोई नाही, जे तर्जनी दिख मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कहूँ कुछ सहित अभिमाना, भृगसुत समित जनेल बिल्लोकी, जो कुछ कहूँ सहो सिर रोकी, सुर महिसुर हरिजिन अरुआई, हमने कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण ने कैसे कहा? रोते हुए, डरते हुए, हंसते हुए या सहमे हुए? तो उसने हंसते हुए कहा। नेक्स्ट है, बोलते समय लक्ष्मण की आवाज़ में क्या था? कठोरता थी, मिठास थी, कंपन थी या तीव्रता? तो मिठास थी। नेक्स्ट है, काव्यांश में भृगसुत शब्द किसके लिए आया है? राम के लिए, लक्ष्मण के लिए, परशुराम के लिए या विश्वामित्र के लिए? तो यहाँ पे आप देखिए भृगसुत, तो ये लक्ष्मण के लिए ही आया है। ये वार्तालाप किनके बीच हो रहा है? राम और लक्ष्मण के बीच में, राम और परशुराम के बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, लक्ष्मण और विश्वामित्र के बीच में। तो ये लक्ष्मण और परशुराम के बीच में हो रहा है। लक्ष्मण ने अपने क्रोध रोकने का क्या कारण बताया? ऋषि का बुजुर्ग होना, ऋषि का कमजोर होना, भृंग विषय ब्राह्मण होना, ऋषि का शक्तिशाली होना? तो ऋषि का बुजुर्ग होना बताया, और ब्राह्मण भी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनिए। हरिहर राजनीति पर्याय किसने कहा है? उद्धव जी ने, गोपियों ने, श्री कृष्ण ने या मधुकर ने? तो गोपियों ने कहा है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में नृप बालक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नृप बालक यानी ये लक्ष्मण के लिए प्रयोग हुआ है। फिर अब खंड 12 वर्णात्मक प्रश्न, जो कि आपकी क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 से 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर करने हैं 25 से 30 शब्दों में। तो किन्हीं 3 का उत्तर करना है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो क्योंकि चश्मे वाला इसलिए कैप्टन इसलिए कहते थे तो क्योंकि वो नेताजी के चेहरे पर चश्मा लगाया करता था और वो सच्चा देशभक्त था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो वो ज़्यादा दुखी नहीं हुए, और इसमें जो चैप्टर है उसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी लिखे हैं, आप वो भी लिख देंगे। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि वह बुजुर्ग थे और उनकी पत्नी भी नहीं थी, तो वो उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक समझते हैं? बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी वैसे तो नहीं लिखी जा सकती। अगर मैं कहूँ तो नहीं लिखी जा सकती। हम कैसे कि बिना किसी इंसान के, बिना किसी घटना के, बिना किसी विचार के लिख दें? तो ये सहमत नहीं है हम, आप ये लिख देंगे। या अगर आप सहमत है तो आप लिख सकते हैं कि अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का आपको उत्तर देना है 25 से 30 शब्दों में। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है? तो उद्धव को हमने पानी के उस तेल की गागरी से करी है जो पानी में रहकर भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता। ये एक तो उससे करी है, और एक कमल के उस पत्ते से करी है जो पानी में रहता भी है पर उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं लगती।
गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नियत है? तो गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती है क्योंकि वो श्री कृष्ण से हमेशा और श्री कृष्ण के पास रहते हैं, इसलिए वो उद्धव को भाग्यवान कहती हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क बताइए? तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का तर्क बताया कि ये बहुत कमज़ोर था और बचपन में तो हम ऐसे बहुत सारे तोड़ते थे और श्री राम जी ने तो सिर्फ इसे छुआ और ये टूट गया। तो ये सारे रीज़न उन्होंने बताए। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचा थे क्योंकि उनके जीवन में वो मानते थे कि जीवन में उनके कुछ ऐसा खास हुआ ही नहीं कि वो अपने बारे में कुछ लिखे, और तब भी लोग उनसे ज़िद करते थे कि आप अपने बारे में लिखिए, पर वो उनके लाइफ में उन्हें कुछ पता ही लगा ही नहीं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, मैंने कुछ बड़ा अचीव करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अब वो अपनी लाइफ को अच्छा मानते थे पर कुछ लिखने लायक नहीं था, वो ऐसा मानते थे। 13 क्वेश्चन है, 50 से 60 शब्दों में लिखना है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो उसमें जितने भी आपको टॉपिक जहाँ वहाँ पे सुंदरता बता रखी है कि इस इलाके में क्या क्या था, वो आपको लिखना है। माता का आंचल पाठ में बच्चों की दुनिया रची गई है, वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों की दुनिया रची गई कि बच्चे क्या क्या करते हैं, सब कुछ बता रखा है। और आपकी दुनिया कैसी है? आपकी दुनिया में अगर आप पढ़ रहे हैं अभी, आप पहले जितनी मस्ती नहीं कर पाते, अपने पिता के साथ उनके कंधों पर जाके घूमना, बहुत सारी चीज़ें बता रखी है। तो आप वो कर पाते हैं वो अभी भी, तो वो आप लिखिए, या फिर कुछ अलग करते हैं वो भी लिखिए। माता का आंचल, इनमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने हैं। माता का आंचल पाठ में ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो कोई 2 लाइन्स आपको ऐसी बतानी जो आपके दिल को छू गई, 2 प्रसंग ऐसे बताने हैं। रचनात्मक लेखन में क्या आना है? संकेत बिंदुओं के आधार पर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद यानी अनुच्छेद एक पैराग्राफ में ही होता है, उस पैराग्राफ में ही हमें मतलब ऐसे प्रदूषण के कारण टॉपिक वाइज नहीं चलना होता है, पर इसे एक ही पैराग्राफ में ये सारे टॉपिक आ जाने चाहिए, उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। अब प्रदूषण और उसके दुष्प्रभाव में आप क्या लिखेंगे? जैसे एक प्रस्तावना, प्रदूषण क्या होता है, इसके प्रकार क्या होते हैं, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। फिर प्रदूषण के कारण लिखेंगे कहाँ कहाँ से प्रदूषण आता है, फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसा आता है, और लोग गाड़ी चलाते हैं उसका प्रदूषण, पटाखे जलाते हैं, बहुत सारे प्रदूषण के कारण है। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रदूषण, हम एक गाड़ी पर पर्सन यूज़ करने की जगह हम बस यूज़ कर सकते हैं, दिवाली पर पटाखे नहीं जला सकते, और इसके कारण कारखानों और फैक्ट्रियों में थोड़ा आसानी से करें, या और एंडिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब तीनों यहाँ पे एक 6 नंबर का है, तो तीनों में से कोई एक टॉपिक करना है। मेरे विद्यालय का वार्षिकोत्सव यानी एनुअल डे, तो वो कैसे हुआ? वार्षिकोत्सव क्या होता है? आप यानी साल में एक बार अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करना होता है। इसमें या आप लिख देंगे आयोजन का स्वरूप एकदम एक जैसे लाइक शादी का घर जैसा लग रहा था, ऐसा ऐसा आप लिख सकते हैं। और इसके मुख्य आकर्षण क्या थे, हमारे में चीफ गेस्ट आए थे, ये सब आप बता सकते हैं। और उपसंहार, समाज निर्माण में नारियों का भूमिका, नारियों ने क्या क्या भूमिका निभाई है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले समाज निर्माण क्या होता है और नारी के बारे में आप बताएंगे, और इस समाज में नारियों की बदलती भूमिका। पहले नारी कुछ नहीं करती थी, मतलब उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था कि वो कुछ कर सकें, उन्हें घर में ही रखते थे और घर की दहलीज भी पार नहीं करने देते। बट नारियों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट लाई, उन्होंने भी बदला अपने आप को, और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा। लोगों की बहुत सारी स्कीम्स आई कि वो पढ़ना स्टार्ट किया, और हमारा समाज आज हर एक चीज़, हर एक काम जो लड़का कर सकता है वो लड़की भी कर सकती है। ये सब आप लिखेंगे और आज के समाज का स्वरूप लिख देंगे और एंड हो जाएगा। तीनों में से कोई एक करना, जो इजी लगा वो करेंगे। दिए गए निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 100 शब्दों में पद लिखिए। अपने क्षेत्र में हो रहे शोरगुल से आपको पढ़ाई में हो रही असुविधा का वर्णन करते हुए किसी समाचार पत्र को संपादक के पत्र को लिखिए। तो संपादक को पत्र लिखेंगे तो सबसे पहले सेवा में, और संपादक महोदय, संपादक किसी भी एक पत्र संपादक का नाम लिख देंगे और उसका एड्रेस। नेक्स्ट महोदय, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मेरे मोहल्ले में
शोर बहुत होता है, जो गली का शोर, क्या क्या कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, और इसकी वजह से मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इसलिए आप कुछ ठीक करने का प्रयास करें, या फिर ये न्यूज़ अपनी हेडलाइंस में लाएं कि लोग पढ़ें और अपने आप में कंट्रोल लाएं। कुछ इस टाइप लिख सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के दुरुपयोग ना करने की सलाह देते हुए छोटे भाई को बता, तो ये भी आप लिख सकते हैं प्रिय छोटे भाई, और उससे पहले एड्रेस लिख सकते हैं कि आप तो जानते हैं तुम्हारे पास फ़ोन है अपना, और फ़ोन हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी भी होता है, पर इसके सदुपयोग भी हैं और दुरुपयोग भी हैं। सबसे पहले सदुपयोग बताती हूँ आपको। सदुपयोग फ़ोन का यूज़ करते हैं, फ़ोन का यूज़ लिमिटेड करना होता है और काम की चीज़ों के लिए। पर फ़ोन का यूज़ अगर तुम दुरुपयोग करोगे तो अगर करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, और ना करने की सलाह फिर देनी है, यही पत्र में लिखना है। 16वां प्रश्न है, किसी निजी विद्यालय में कार्यालय सहायक पद का आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में स्ववित लिखिए। यानी आप निजी विद्यालय में कार्यालय सहायक हैं, इस पद में आपको स्ववित लिखना है, अपना स्ववित लेखन लिखना है। या फिर आप कर सकते हैं ट्रैफिक जाम की समस्या के सुझाव देते हुए ट्रैफिक पुलिस के उपायुक्त को 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। या तो स्ववित लिखनी है या फिर ईमेल लिख लेना। अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान पर लगभग 60 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। या फिर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए 60 छोटे भाई को लगभग 60 शब्दों में संदेश लिखिए। तो विज्ञापन आपको मोहल्ले में स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान में आप क्या कर सकते हैं, इधर से झाड़ू बना सकते हैं और एक इधर से झाड़ू बना सकते हैं, और स्वच्छता अभियान लिख सकते हैं। स्वच्छता अभियान मोहल्ले में आज से स्टार्ट होगा, ये सब आप विज्ञापन में लिख सकते हैं। आप अपने मोहल्ले की सफाई रखें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, कुछ स्लोगन्स वगैरह डाल सकते हैं, ये आपका विज्ञापन हो जाएगा। अब यहीं पे आ जाता है संदेश आप लिखेंगे जन्मदिन की शुभकामना छोटे भाई को देते हुए, ये सब आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर है जो हिंदी का कंप्लीट होता है। मैंने आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई क्वेश्चन आपको आता ना हो, आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए। अब आपको अपना पेपर लेना है। कुछ पेपर्स ले लीजिए मिड टर्म के, मतलब मिडल पेज ले लीजिए, और इन सारे क्वेश्चन के आंसर जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपने आंसर लिखिए, बिना देखे लिखिए, 3 घंटे से पहले लिखिए, और पेपर की फ़ोटो और इस वीडियो की एक स्क्रीनशॉट वो अपनी स्टोरी पे लगाइए और मुझे मेंशन ज़रूर करिए। यही आपका टास्क है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।